लेकर के लगातार सड़कों पर बेरोजगार मौजूद हैं। उत्तरकाशी से लेकर के टिहरी, चमोली, पौड़ी, हर जगह पर पिथौरागढ़ तक बेरोजगार युवा सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यूके SSS पेपर लीक हुआ है या फिर आउट हुआ है, उसमें नकल हुई है, नहीं नकल हुई है, कितना उसमें अभी तक कार्रवाई की गई है, कितनी नहीं की गई है, बेरोजगार युवा क्या करें, कई तरह की बातें हैं जिन पर चर्चा होनी है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवा जो देहरादून में जिन्होंने एक अपना मुख्य केंद्र परेड ग्राउंड को बनाया है, उस परेड ग्राउंड में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हफ्ता के आसपास उन्हें होने को है। एक तरफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी दो अडिग मांगों पर अड़े हुए हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए और इस पेपर को यूके SSS स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो पटवारी इसको रद्द करके एक बार फिर से इस पेपर को किया जाए। दूसरी उनकी ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। अब अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट है क्या, मैं आपको बताता हूं। एक तो सरकार ने इस पर एसआईटी बिठा दी, एसआईटी बिठाई गई है हाईकोर्ट के एक जस्टिस के देखरेख में। इसमें एसआईटी जांच करेगी। जो जस्टिस जिनका नाम पहले था उन पर बेरोजगार संघ ने कई तरह के आरोप लगाए। फिर खबर आई कि उन्होंने असमर्थता जताई है, इसलिए दूसरे चीफ जस्टिस के देखरेख में ये पूरी जांच की जाएगी। एसआईटी बनी है, वो जांच कर रही है। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एक्शन भी एक के बाद एक हमने देखे हैं, चाहे वो खालिद की गिरफ्तारी हो। हाकम सिंह को तो पेपर से पहले ही गिरफ्तार किया गया था, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो एक अलग इशू है। इसके अलावा इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं। कहा गया कि भाई खालिद का जो घर है उसमें बिजली का कनेक्शन अवैध है, उसकी दुकान भी अतिक्रमण करके बनाई गई है, उस पर जेसीबी भी चला, बहुत तरह की चीजें हुई। लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगार आखिर सड़कों पर क्यों है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह की चीजें हुई, यहां तक कि सोशल मीडिया पर यह भी प्रचार प्रसारित किया गया कि जो परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं वो बेरोजगार नहीं है। एक तो किसी ने यह कहा कि उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी ने यह कहा कि जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो नक्सली हैं, वो जिहादी हैं, वो सनातन विरोधी हैं। ये तीन शब्द इस्तेमाल किए गए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको जिहादी नाम किसने दिया वो एक अलग इशू, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसको नकल जिहाद नाम दे दिया था। ये तमाम घटनाक्रम आप जानते होंगे, आप इससे अच्छे ढंग से वाकिफ हैं। तो ये कई तरह की बातें हैं। सरकार लगातार ये प्रचार प्रसारित कर रही है और इसी पर बेरोजगार संघ ने भी आवाज उठाई थी कि भैया हरिद्वार से बस में भर करके आप बच्चों को ले आए जिनका लेना देना पेपर से है नहीं, उनसे आपने कहलवा दिया कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। ज्ञापन देने वालों में एक वीडियो निकला, वीपीडीओ निकला, जिस पर खुद इंक्वायरी चल रही है। ये तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन फिर भी सरकार ये कह रही है कि भाई हम नकल विरोधी कानून प्रदेश में ला चुके हैं। उसके तहत 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल के अंदर जा चुके हैं और 25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। कई तरह की बातें हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान कल सामने आया है, जब वो कह रहे हैं कि भाई अगर सीबीआई की आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी इसमें करवाई जाएगी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले कह चुके हैं कि सीबीआई जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पहले तो एसआईटी हमने बना रखी है, एसआईटी जब जांच करेगी तभी तो पता चलेगा इसमें क्या है, और तब अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा पर आएंगे। जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं, छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे, लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है, हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है, हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। सर अभी तक ये बात साफ नहीं हुई। चलिए बहुत बहुत प्रोफेसर जो थी, जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि हम हर तरह की जांच करवाने को तैयार है। अब इसमें एसआईटी की जांच चल रही है, अगर उसमें कुछ निकल करके आता है तो हम इसमें सीबीआई जांच भी करवाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करवाए क्यों नहीं रहे, बेरोजगारों का यही कहना है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे रविंद्र वाल्मीकि, बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको आप स्क्रीन पर ले आइए। रविंद्र वाल्मीकि बीजेपी से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज छेत्री कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है पंकज
छेत्री जी आपका भी, और उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर जुड़ी नहीं है तो इनको जोड़िए जल्दी से, इनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे इस चर्चा में। सबसे पहले रविंद्र वाल्मीकि साहब आपके पास ही आते हैं। आप देख ही रहे हैं पिछले 6-7 दिन से लगातार बेरोजगार सड़कों पर है। देहरादून में एक प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, लेकिन उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर हमने तस्वीरें देखी। कल रात को बड़कोट की मशाल जुलूस निकाला गया, रुद्रप्रयाग की देखी, पिथौरागढ़ की देखी, चमोली की देखी, कई जगहों की देखी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का अपनी तरफ से एक स्टैंड है जिस पर वो क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि पेपर पहले तो लीक नहीं हुआ है, कुछ प्रश्न पत्र के कुछ पेज इसके आउट हुए हैं, इसको लीक नहीं कहा जाना चाहिए। ये एक अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? अगर बेरोजगार बड़ी संख्या में सड़कों पर है तो कुछ तो वजह होगी। रविंद्र वाल्मीकि जी। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ अभी हाल फिलहाल में, एक व्यक्ति द्वारा एक सेंटर पे अपने पेपर की फोटो खींच के उसको अपनी बहन के द्वारा दे के उसका प्रश्न पत्र हल कराने के लेके, और फिर ये सारा मामला जब निकल के आया जी, तो ये इस तरीके की फिर घटना बनी कि इसको लेके बेरोजगार संघ ने ये कहा कि ये पेपर लीक हुआ है। तो मैं नहीं समझता, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें हैं, आप जैसे जागरूक पत्रकार हैं और अन्य दल के लोग भी हैं और सब हैं, तो सिर्फ उसी सेंटर पे ये घटना अभी तक जो पता लगती है, जो न्यूज चैनलों के माध्यम से, आपकी जानकारी के माध्यम से, अन्य जानकारी के माध्यम से, ठीक है। बाकी जब एसआईटी इसमें पूर्ण रूप से जांच करेगी तो पता लगेगा कि हाँ इसमें क्या है। लेकिन पहली बात देखिए कि नकल को लेके किस प्रकार से माननीय धामी जी के नेतृत्व में कितनी जबरदस्त तरीके से तुरंत त्वरित एक्शन लेते हुए जिस प्रकार से उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उसकी पूरी चेन को पकड़ा गया, कौन उसका पेपर सोल्व कर रहा था, जो भी था, सब चीजों पे एक्शन, हर तरीके से एक्शन लिया गया, ऐसा रिटायर्ड जज द्वारा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन युवाओं से अपील करूंगा कि किसी भी राजनीतिक लोगों के बहकावे में ना आए। अपने करियर को सुनिश्चित करने के लिए आपकी डिमांड के साथ में, आपकी मांग के साथ में, मैं भी अपने आप को शामिल करते हुए एक तरीके से, हाँ, बिल्कुल मैं शामिल हूँ। तो आप मान रहे हैं मतलब इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने कहा कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, जो स्टैंड बीजेपी का है, 2 पेज एक क्वेश्चन भी आउट हो जाए, 0.5 नंबर से आदमी स्टूडेंट रुक जाता है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अगर 14 प्रश्न 2 पेज 3 पेज बाहर आते हैं, इसको लीक कैसे न माने? देखिए दिग्विजय भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाए, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार की भ्रमित होने की और किसी भी राजनीतिक दल के मोहरा बनने की मैं ये जो कह रहा हूँ, मैं जो अपील कर रहा हूँ वो ये है कि उनका मोहरा ना बन के अपने कैरियर के कहीं इस बीच में आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें। आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब आगे आपने नौकरियों के लिए अप्लाई करनी है, आगे कंपटीशन में जाना है। तो इस तरीके जाइए, जिस प्रकार से राजनीतिक दल इसको लेके बहकाने की, भटकाने की और उकसाने की जो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी की, और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। रविंद्र वाल्मीकि जी आपके पास वापस आऊंगा। आपने अपनी बात कही, और आप जब बात कह रहे थे तो पंकज छेत्री इस पर मुस्कुरा रहे थे। पंकज छेत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। पंकज छेत्री जी, अगर बेरोजगार प्रदर्शन कर रहा है तो उनको राजनीतिक दलों के चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए। एक तरीके से ठीक बात भी है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि भड़का कौन रहा है, भ्रमित कौन कर रहा है, और ये पेपर लीक है नहीं है, इस पर तो चर्चा अभी चली रही है। ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि एक दिन पहले हाकम सिंह गिरफ्तार हुआ तो वो क्यों हुआ। छेत्री साहब, देखिए, अभी मैं सुन रहा था रविंद्र वाल्मीकि जी को जी, हंसी इसलिए आ रही थी कि 10 साल के बच्चे को भी आजकल बहकाना मुश्किल काम है। और ये वो बच्चा है जो वहां जो सड़क पे बैठा है, ये पढ़ा लिखा बच्चा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जी, और देश का भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य है। और इस बच्चे को सब पता है कि क्या चल रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है और क्या माजरा है जी। तो सबसे पहले तो सरकार को ये मानना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं पड़ेगा क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि सड़क से लेकर आप सोचिए, उच्च न्यायालय के जो जस्टिस साहब है, उन्होंने बहुत कड़ी टिप्पणी करी है राकेश थपलियाल जी ने
बिल्कुल तो की है। अभी तो टिप्पणी करी है और आने वाले समय में हो सकता है कि हाई कोर्ट सुओ मोटो ले ले तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएगी सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो बीमारी को स्वीकार करना पड़ेगा कि बीमारी है, तभी तो इलाज होगा। आप जी मानने को तैयार नहीं है। आपके खुद जो यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया था खुद ही कि भाई 3 पन्ने बाहर आए हैं। उसके बाद से जो है आपके सारे विधायक मंत्री डैमेज कंट्रोल करने पे लग गए। आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्यसभा के सांसद हैं इतनी महेंद्र भट्ट मूर्खतापूर्ण साहब जी। तर्क देते हैं, इतने मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि पेपर तो बाहर आ गया पर जवाब हमारे पास है। रिजल्ट तो मतलब अंदर है। आप सुबोध उनियाल जी डैमेज कंट्रोल पे जुड़ जाते हैं। खजानदास जी का बयान सुनेंगे एमएलए साहब का, इतने आपको हैरानगी होगी। फिर आपके मुन्ना चौहान जी आ जाते हैं, तमाम लोग डैमेज कंट्रोल पे जुड़ जाते हैं। ठीक है। वहां किस प्रकार से जो है युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक मुख्यमंत्री जो शपथ, संविधान की शपथ लेके बने हैं, जी पहाड़ के बच्चों को, उत्तराखंड के बच्चों को जिहादी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। वो फौज, वहां पर जो बच्चे बैठे हैं फौजियों के बच्चे हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, यहाँ उत्तराखंड की देवभूमि के बच्चे हैं। आपकी हिम्मत कैसे, आपने जिहादी उनको कहा, नक्सली कहा आपने, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो बड़ी शर्म आती है। और निश्चित तौर पर अब देखिएगा, आप धीरे धीरे तेवर ढीले हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। आप देखेंगे उनके शब्दावली रोज बदल रही है। बिल्कुल। अभी उन्होंने, हमने अब बयान 2 भी दिन सुनाया में था, बयान भी सुनाया था, उसमें वो कह रहे थे कि एसआईटी अभी जांच कर देखते रही है, जाइए, जरूरत अभी आगे पड़ी तो आगे हम इसमें हाँ सीबीआई भी जांच करवाएंगे, वापस आपके पास आएंगे। पंकज छेत्री जी, और जो करवानी सवाल आपने पड़ेगी। उठाया वो रविंद्र वाल्मीकि जी से, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र वाल्मीकि जी की जिहादी क्यों कहा जा रहा है, नक्सली क्यों कहा जा रहा है, क्या वही ट्रेंड है जिसके तहत सोनम वांगचुक भी जेल गए हैं? उससे पहले उमा सिसोदिया जी जुड़ी हुई है, नेता आम आदमी पार्टी से हैं। उमा सिसोदिया जी किस तरह से देख रहे हैं, एक तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि लगातार बेरोजगार संघ का जो प्रोटेस्ट है परेड ग्राउंड पे, उस पर विपक्ष के भी नेता अपना समर्थन लगातार दे रहे हैं, और ये एक तरीके से लोकतांत्रिक तरीका भी है जिसमें विपक्ष के नेता जाते हैं। लेकिन क्या हाईजैक इस पूरे प्रोटेस्ट को, पूरे आंदोलन को किया जा रहा है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए, बीजेपी की जो राजनीति है ये बहुत ही नेगेटिव राजनीति है। अभी जैसे मैं अभी पंकज जी को सुन रही थी कि आपने हमारे कार्यकर्ताओं को, बीजेपी ने हमारे जो बच्चे हैं उनको जिहादी कहा। ये वही लोग हैं जो हमारे किसानों को खालिस्तानी बोला करते थे। 1 साल, सवा साल तक किसान आंदोलन में लोग वहां पर बैठे रहे, लोग वहां पर जो डटे रहे, हमारे किसान वहां पर अड़िग वहां पर खड़े रहे। उसके बाद आप माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये तीनों बिल जो है काले कानून में वापस लेता हूं, मैं अपने किसान भाइयों से माफी मांगता हूं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। और उससे पहले इनका जो सोशल मीडिया जो है वो लगातार हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी प्रूव करने में जुटा रहा, पूरी तरह से जुटा रहा है। वही हाल मैं हमेशा बोलती, घोषित आपातकाल की जो सरकार के पक्ष में बोलेगा उसको आप, उसके सारे खून माफ हो जाएंगे। वो वॉशिंग मशीन में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसमें वो धुल के बिल्कुल पाक साफ होकर बाहर निकलेगा। 4 दिन पहले आप एक नेता के बारे में, दूसरी पार्टी के लोगों के बारे में आप गलत सलत बोलते थे कि ये इतने भ्रष्टाचारी हैं, इतने इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, इतने इनके ऊपर केसेस हैं। जैसे ही वो आपकी पार्टी में आते हैं, आप अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं और वहां से वो बिल्कुल एकदम सफेद होकर बाहर निकलते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र बीजेपी का है। इनको किसी भी हालत में सिर्फ सत्ता चाहिए, येन केन प्रकारेण कैसे भी सिर्फ सत्ता चाहिए। और आज ये अपने बच्चों को, हमारे उत्तराखंड के नौनिहालों को, हमारे देश के भविष्य को भी अगर आज ये लोग जिहादी बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन है, जो बेचारे बच्चे वहां पर सड़कों पर इस समय धूल फाक रहे हैं, इतनी गर्मी में वो सड़क पर बैठे हुए हैं, उनका दर्द इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अपनी राजनीति को छोटियां चमकाने में इस समय पूरी तरह से बिजी हैं। देखिए चौहान जी, हम लोगों ने पहले भी युवाओं का आंदोलन देखा है, किस तरीके से बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वहां पर बीच में घुसकर वहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश की और हमारे बच्चों के आंदोलन को इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, उसको गलत, उसका आश्रय निकालने की इन लोगों ने कोशिश की। वो बहुत भला हो हमारे देश के मीडिया का, आप जैसे पत्रकारों का, जिन्होंने असलियत को सामने लेकर आए कि ये जो कार्यकर्ता थे ये एबीवीपी के कार्यकर्ता थे।
और आज वही पॉलिसी, वही चीज आज ये दोबारा से इन बच्चों के आंदोलन में करने लगे हैं। ठीक है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हमने बहुत सारे आंदोलन देखे ठीक है, हैं। ये हमने लगातार इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। हम वापस आपके पास आऊंगा उमा सिसोदिया जी। दोनों पंकज छेत्री और उमा जी की हमने जो बात सुनी उससे रविंद्र वाल्मीकि साहब एक चीज बड़ी कॉमन है जो ये लोग भी कह रहे हैं, जो हमने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से देखी भी है, चाहे वो सोशल मीडिया पर चलने वाला वसूली अभियान मोर्चा नाम का एक पेज हो, या फिर धाकड़ धामी नाम का एक पेज हो, या फिर धामी की धूम, धामी की धमक, इस तरीके के जो पेज बनाए गए हैं इनको एक तरीके से डमी पेज कहते हैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज में। तो यहां पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके बयान काट काट कर डाले जा रहे हैं और स्पष्ट तौर पर लिखा जा रहा है कि भाई ये तो एकदम नक्सली विचारधारा के छात्र हैं। अभी एक छात्रा को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि भगवा को गांव में घुसने नहीं दे रहा, इतना पार्ट उसका काट दिया, उसको डाल दिया और लिखा जा रहा है, उसको कमेंट में कैसी कैसी गालियां पड़ रही हैं, जबकि उससे ज्यादा सनातनी उसके माँ बाप होंगे जो वहां पर प्रदर्शन पे बैठी हुई है। तो ये एक तरीके से क्या जो विरोध करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, उसको सनातन विरोधी बोल देना या फिर नक्सली बोल देना, ये ट्रेंड हो गया है। इस ट्रेंड का हिस्सा सबको बनाने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली का आंदोलन से लेकर के किसानों का आंदोलन हो। तो ये क्या उस तरफ बीजेपी दौड़ा रही है अपनी गाड़ी को, और मुख्यमंत्री का कह देना, कोई दूसरा कार्यकर्ता बोलता तो चलता एक पल के लिए, मुख्यमंत्री का कह देना कि नकल जिहाद। अब नकल जिहाद में लॉजिक क्या है, ये मुझे कोई पहले बता दे रविंद्र वाल्मीकि जी। देखिए, मैं दिग्विजय भाई, आप जिस प्रकार से आंदोलन हुआ और इसी आंदोलन के बीच में पूरे उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव हुए, उससे एक लगा सकते हैं कि आज भी किस तरफ रुख है। अब रही बात तो एक ये कि इसको ये कहना बार बार जो कांग्रेस या अन्य दल इसको लेके ये कह रहे हैं कि समूचा छात्र जो है वो भाजपा के अगेंस्ट आ चुका है, तो ये कहना गलत है, इसे मत कहिए। और दूसरी बात जो कहना चाह रहा हूं कि किस प्रकार के सनातन विरोधी लोगों ने इनके मंच पे कब्जा किया है। अब लगाइए ना, आप पेपर लीक, पेपर चोरी या जो भी अन्य आपका पेपर को लेके था वो उस पर आवाज उठाइए। आप इससे क्या मतलब हुआ कि भाई गांव में झंडे को नहीं घुसने देंगे, इनको हम जिंदा जला देंगे, इतनी बारिश हो जाए कि हम इनको जिंदा जला देंगे। ये कह रही थी कि अगर भगवा के नाम पर ये बेवकूफ बनाते हैं तो आपको उस झांसे में नहीं आना है। अब वो काट करके डाल दिया कि भगवा लेकर नहीं घूमना है। दिग्विजय भाई, आप इसमें ये भगवा आया क्यों, मैं समझना चाहता हूँ। आप भगवे से लेना देना था या पेपर से लेना? रविंद्र भाई, आप ये बता दीजिए, नकल जिहाद सुन लीजिए ना। हाँ, नकल जिहाद, देखिए नकल जिहाद इसलिए कहा गया कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि ये पेपर नकल कराने के लिए किया गया था या सरकार के अंदर बदनाम करने के लिए किया गया था या यहाँ पे अराजक फैलाने के लिए कोई टूल किट जो दिल्ली से जो राहुल गांधी जी ने अपने एक एक्स में ट्वीट किया था कि जैन जी को सड़कों पे आना पड़ेगा। तो ये जांच का विषय, इसीलिए जिहाद का नाम दिया गया। दूसरी बात, क्यों घबराते हैं? इसके लिए आपने जिहाद नहीं, क्यों घबरा रहे हैं जैन जी से? वाल्मीकि जी सुन ले, अरे सुन लो ना पकड़ रविंद्र भाई, जैन जी से क्यों घबरा रहे हैं? देखो, सुन लो ना, आप हंस रहे थे। नहीं, जैन जी से क्यों घबरा रहे हैं आप इतना? नहीं, हम नहीं घबरा रहे, घबराना आपको चाहिए। आप देखिए ना, अपील किया आपकी क्या, राहुल जी ने अपील किया जैन जी से, तो क्या क्यों घबरा रहे हैं? जैन जी भी तो इस देश के युवा हैं। जैन जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ है। वो जब अगर किसी दिन सड़कों पर आया तो सबसे बड़ी मुश्किल उन परिवार जो नेपोटिक पॉलिटिशियन है उनको दिक्कत आएगी, 100% आएगी। मैं दावे से आपकी कमाल है। उस दिन देश छोड़ के भागना पड़ेगा ऐसे परिवारवादी नेताओं को जो 100 से ऊपर चुनाव वो तो पता चल जाएगा कौन देश छोड़ के भागेगा। सुने ना, अरे हाँ, हमें पता है जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी। अंग्रेजों की मुखबरी करने वालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने तो उंगली तक नहीं कटवाई। ईस्ट इंडिया के मुखबिरों से जवाहरलाल नेहरू जी जिस समय के वकील थे उस समय किसके केस लड़ते थे भाई? आम क्रांतिकारी बेचारा जाता था, उसके बाद साइकिल भी नहीं होती थी। आजकल आपके पहले नेहरू जी आते थे सपने में, आजकल राहुल जी आ रहे हैं। अरे भाई, जवाब तो देना पड़ेगा ना। और उसके बाद जहां
और दूसरी बात देखिए, अभी मेरी बहन उमा ने बड़ी अच्छी बात दो कही दिन में कि आपके किसानों को- जो है चलिए, इसके बाद आप बोलिए रविंद्र भाई, आप बोलिए किसानों की पंकज जी, सरकार- इसके बाद आपके पास आऊंगा, उमा जी के पास आऊंगा। पहले आप जस्टिस बात वर्मा जी कीजिए, थे, पूरी। अब जस्टिस ध्यानी साहब हो गए जांच अधिकारी। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कमाल है। हाईकोर्ट ने भी ये फटकार पंजाब में इनकी सरकार है, किसानों को पहले पीट-पीट के ये भगाना। 2 दिन ये एंगल कहां से आया? एसआईटी और की नकल निगरानी जो हो रही आपने थी पहले रोटी में थूकता हुआ गांधी जस्टिस ने वर्मा कहा, के थूक जिहाद है। आपने देखा कि फर्जी पनीर मावा पकड़ा गया, आपने कहा पनीर जिहाद है। अब ये नकल जिहाद है, धर्मांतरण कानून है, यूसीसी है, एक तरीके से धार्मिक एंगल पर आप आंकड़े भाई, लाने की इसीलिए कोशिश क्या कर रहे हैं? देखिए, ये वाजिब आरोप है विपक्ष के ये जांच भी, का इस पर विषय हमको है जवाब तो देना ही कि ये पड़ेगा। पेपर रविंद्र लीक जी। हुआ था या सरकार को बदनाम करने के लिए कोई जिहाद है, तो इसीलिए नकल जिहाद है। जी, जिस प्रकार से हरीश रावत जी के साथ खालिद की फोटो भी अभी तय हुई है। चलिए ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है पंकज जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। उमा जी कुछ कहना चाह रही है। उमा सिसोदिया जी, आपने पूरी बात अभी तक सुनी, चाहे वो जिहाद को लेकर के हो या फिर जो एक ट्रेंड चला है। अभी हम सोनम वांगचुक को भी देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जैसे आदमी को पकड़ करके उस पर एनएसए लगा दी, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया, जबकि सोनम वांगचुक ने क्या क्या किया सब जानते हैं। तो ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि अगर आप कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ में, कोई गलत चीज हो, उसके खिलाफ कोई वाजिब अगर बात बोलते हैं तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ये पहले बहुत एग्जाम्पल देखें, अभी लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। उमा सिसोदिया, देखिए चौहान साहब, कहीं भी अगर कोई विशेष धर्म विशेष के किसी व्यक्ति का नाम अगर आ जाता है तो इनके वो उसके साथ एक जिहाद शब्द हमेशा जोड़ देते हैं। जैसा कि अभी छेत्री जी ने बोला कि आप पनीर जिहाद की बात करेंगे, आप लव जिहाद की बात करेंगे, आप लैंड जिहाद की बात करेंगे, आप मजार जिहाद की बात करेंगे, उसके बाद अब एक नया नकल जिहाद हो गया। मतलब इनके जो सोशल मीडिया का जो इनका थिंक टैंक है, ये वर्ड कहाँ से ढूंढ के लाता है, मैं तो बड़ी हैरान हूँ। काश कि इतना आप जो मेहनत आप अपने सोशल मीडिया पर करते हैं हमारे देश में वैमनस्य फैलाने में, हमारे देश में अब समाज को बांटने में, कितना अच्छा होता कि अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से करते, हमारी जनता को बोलते कि मिलके रहिए और साथ में रहिए, भाई भाई की तरह प्रेम से रहिए। लेकिन आप लोगों ने, आप रविंद्र भाई, जिस तरीके से राजनीति इस समय बीजेपी कर रही है, मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर हमारे देश के युवा जाग गए, 100% ये लोग जागेंगे, क्योंकि पाप का घड़ा कभी ना कभी भरेगा। और जिस तरीके से इस समय आपने किसानों को आपने टारगेट किया, मणिपुर में आपने महिलाओं को टारगेट किया, और इस समय आप हमारे युवाओं को टारगेट करने लगे हैं, अगर ये चिंगारी भड़क गई रविंद्र भाई, तो आप लोगों के रोके नहीं रुकेगी। और पहली बार मैं देख रही हूँ कि अगर युवा, जैसे कि रविंद्र भाई ने बोला कि जो परिवारवाद वाले नेता हैं उनको जनता दौड़ाएगी, उनको जैनजी दौड़ाएगी, पहली बार मैं देख रही हूँ कि जैनजी विपक्ष को दौड़ाएंगे। भाई बड़ी हैरानी की बात है, सत्ता में आप हैं, गलतियां पिछले 10 साल से आप कर रहे हैं, उत्तराखंड में गलतियां पिछले 10 साल से आप कर रहे हैं, और आप कांग्रेस वालों को दौड़ाएंगे। हैरानी की बात है, ये दिक्कत भाई आपकी है। रविंद्र भाई थोड़ा सा सच्चाई को स्वीकार कीजिए, सत्ता आपके इस समय, आपके खिलाफ वहां पर बच्चे इस समय सवाल बंगला लेने के लिए दरखास्त लगा रहे हैं इनके आईटी सेल के बाद कि आप आंखों पर उंगली बंगला नहीं लूंगा, मैं अगर दिल्ली का नेता बना बंगला नहीं लूंगा। आज हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा है मुझे बंगला को, बढ़िया वाला बंगला दो। तो आप जैनजी सब देख रहा है, सब पढ़ रहा है। अरे आप फिर जेनजी को दिल्ली लेकर चले गए, यहाँ लेकर चले गए। आप पहले स्वीकार तो करिए पेपर लीक हुआ है। हाँ, ये बड़ा सवाल यही है। उमा सिसोदिया जी आपने बोल दिया। अब पंकज छेत्री जी लंबे समय से सुन रहे हैं। पंकज छेत्री जी जो बातें रविंद्र वाल्मीकि साहब बोल रहे हैं, एक तो पूरी तरह से ये भी एक उनका वाजिब सवाल है, चिंता भी है, पूरे देश में चिंता है कि भाई नेपाल में हमने देखा जिस तरह के हालात हुए, अगर उसी तरीके के बयान इस तरह के आंदोलन में सामने आते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए, सरकार के लिए चिंता की बात तो है ना एक तरीके से। और इस तरह की बातें चाहे वो एग्रेसिव एक वे में युवाओं ने कह दी हो, लेकिन चिंता तो है। और ऊपर से वहां पर लगातार विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं, कांग्रेस भी जा रही है, उसको बेरोजगार संघ के बाद कांग्रेस ने भी प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिया, दूसरी पार्टी दूसरे संगठन भी जा रहे हैं, तो चिंता तो है, ये उनकी भी एक वाजिब चिंता है। और एसआईटी का जब गठन कर दिया है सरकार, ये कह रही है, मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं पहले एसआईटी जांच कर ले, एक एजेंसी अगर जांच कर रही है उसके बाद जो चीज सामने आएगी फिर हम अगर सीबीआई की आवश्यकता होगी। तो आश्वासन तो एक तरीके से सरकार दे रही है। और दूसरा सरकार का यह दावा कि 25,000 रोजगार 4 साल में, मुख्यमंत्री का यह दावा हमने दिए हैं। और सख्त नकल रोधी कानून 100 से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाला है। आज तक जितने मुख्यमंत्री थे उतना रोजगार नहीं दे पाए, 2.5 गुना ज्यादा 4 साल में धामी जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दिया है। पंकज छेत्री देखिए, अभी तक के उत्तराखंड के सबसे
ज्यादा फेलियर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं पुष्कर सिंह धामी जी। मैं तो खटीमा की देवतुल्य जनता को बार बार हर भाषण में अपने हर जगह बोलता हूं कि मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने पहले ही पहचान लिया था और हरा के भेजा वहां से। जबरन कुर्सी जिहाद करते हुए भाजपा ने एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया और चंपावत से कुर्सी जिहाद करते हुए, कुर्सी जिहाद ये भी नाम दे रहे हैं आपके लिए। अब कुर्सी जिहाद करते हुए जिता के भेजा। कहां से लॉन्च होते हैं सारे शब्द, तुम बहन देख लो। नहीं अब देखो, अब आप लोग को जिहाद शब्द बहुत पसंद है, आप लोग को जिहाद शब्द बहुत पसंद है, तो मैं कुर्सी जिहाद आप लोग कर रहे हैं। और सुनिए बोलिए पंकज जी बोलिए। और इतने कंफ्यूज हैं कि आप लगाइए, पहले एसआईटी की अध्यक्षता जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वर्मा की निगरानी में होनी थी जी। अब 2 दिन बाद खुद ही कंफ्यूज हो गए कि अब जस्टिस वर्मा नहीं करेंगे, जस्टिस ध्यानी करेंगे। हाँ। मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं, आप खुद ही इतना कंफ्यूज है। तो हम तो सीधे कह रहे हैं सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसने वाली हैं। आप समझ रहे हैं कि हम इस पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हमारे माननीय करण महाराज जी ने भी कहा कि 12 घंटे के अंदर ये सरकार गिर जाएगी धामी जी की। जिस दिन सीबीआई इंक्वायरी सिटिंग जज की निगरानी में होगी, ठीक है, 12 घंटे के अंदर, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े नाम सामने जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 12 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी। और दिक्कत क्या है, अगर सीबीआई आती है तो इसमें दिक्कत क्या है? सब कुछ जब इतना बढ़िया चल रहा है, 25,000 से ज्यादा, 25,000 इनफैक्ट 25 अमाउंट जो दिया गया, इतने रोजगार मिल गए, 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल चले गए, तो सीबीआई में दिक्कत क्या है? वो बॉबी पवार जिसके ऊपर आप लोग राजनीति करने का आरोप लगा रहे हो, तो कह ही रहा है कि आप 1 घंटे में हमारी राजनीति को खत्म कर दो, आप सीबीआई ले आओ। बस बिल्कुल सही बात। आप जी ना, अभी करण महाराज जी का नाम दिया, और मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि करण महाराज जी कह रहे हैं सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई तो पहले ही मिली हुई है, ये तो आम आदमी पार्टी भी कहती है। अब आप मुझे बताइए ना, ये तो जांच सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं, जो आरोप लगा के घर में बैठ जाते हैं। वो केजरीवाल जी उस्ताद है उसके, केजरीवाल के गुरु से जो दक्षिणा में आरोप लगाओ और सीबीआई जांच। सुन लीजिए, अब मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप क्या तो बोल रहे। चलिए ठीक है घर में आरोप लगा के जिस प्रकार से घर में बैठ जाते हैं या विदेश भाग जाते हैं, तो वही काम केजरीवाल जी करते थे, वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और वही करण महाराज जी कर रहे हैं, और वही इनके प्रवक्ता करते हैं। भाई पहले किसी प्रकार की कोई जांच अगर आई है तो उसको जांच को करो। और अगर आपके पास, मैं फिर भी कह रहा हूं आपके चैनल बैठ के, अगर आपके पास कोई सबूत है, किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज है, तो आप जाइए, आप थाने जाइए, कोर्ट जाइए। नहीं जानते, नहीं विश्वास है, तो दिग्विजय भाई को चैनल में प्रस्तुत करिए कि देखिए जी ये लोग मिले हुए हैं। अब 12 घंटे छोड़िए, 12 मिनट में गिराइए ना सरकार। भैया ये धामी सरकार है, पूरा राज्य बनने के बाद जितनी नौकरियां लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है ना, पहले तो आप मानने को तैयार नहीं है। उमा जी बच्चों को नौकरी देने का काम किया। ठीक है, आपने 25,000 उमा जी 25,000 रोजगार दिया है, और वो कह रहे हैं कि भैया पहले एसआईटी जांच में तो आने दीजिए। उमा जी। चौहान जी, 2 करोड़ रोजगार हर साल के सामने 25,000 रोजगार। आज वाल्मीकि जी ने खुद ही मान लिया इस बात को कि कितने बड़े फेलियर हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, और अब ये कह रहे हैं कि हमने टोटली 25,000 रोजगार दिए हैं। भाई 2 करोड़ में हमारे उत्तराखंड में भी एक आध लाख तो होते हैं ना, कम से कम। चलो छोटा राज्य है मान लिया, तो कम से कम 1 आध लाख रोजगार तो होते हैं हर साल। टोटली आप पिछले 10 साल में अगर 25,000 रोजगार दे पाए हैं रविंद्र जी, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा फेलियर आप कोई नहीं हो सकता है कि सरकार खुद ये कह रही है कि हमने 25,000 रोजगार दिए। लंबी लिस्ट है रविंद्र भाई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है उत्तराखंड का, कि आज हमारे उत्तराखंड में जो काम करने वाले युवा हैं वो दूसरे राज्यों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। सारी की सारी आपकी जो कंपनीज हैं वो दूसरे राज्यों से हैं, सारे के सारे लोग काम करने वाले दूसरे राज्यों से। हमारे बच्चों को कितनी जगह जॉब मिल रही है रविंद्र भाई, आप खुद बता दीजिए। कितने हमारे बच्चों को आप लोग नौकरी दे पाए हैं? क्यों हमारे यहाँ दूसरे राज्य से आकर लोगों को हमारे बच्चे काबिल नहीं है जो दूसरे यहाँ से? आप झूठ बोल रही हैं। जितना ज्यादा 80,000 प्राइवेट सेक्टरों में प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया। आप यह आरोप लगाना चाहिए कि हमारे प्रदेश में समस्या ये है। देखिए गलत आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ का बच्चा पूरे देश भर में जाकर काम करता है।
में मैं यही तो कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। पोस्टमैन आकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश मूल के कितने लोग बने हैं अभी खुलासा हुआ। आप 26,000 का दावा कर रहे हैं, उसमें से भी ये कह रहे हैं कि 25 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं। इन 25 सालों में 37,553 नौकरियां मिली हैं। ये आपका दावा है जो पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में जो पोस्ट किया गया है। 37,000, पंकज जी और उमा जी सुनिएगा, 37,553 का ये दावा कर रहे हैं कि आज तक उत्तराखंड में नौकरियां दी गई, उसमें से भी 70% 26,000 सिर्फ 4 सालों में दी गई है। यानी कि आज तक के 20 साल में सिर्फ 11,000 रोजगार दिए गए हैं। क्या ये हकीकत है या नहीं है पंकज जी? बताएंगे रविंद्र भाई जी। अभी आपने देखा होगा उपनल वाले 10,000 युवा जो हैं हाई कोर्ट से केस जीते, उच्च न्यायालय उत्तराखंड से, सुप्रीम कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट से उनको मुंह की खाके लौटनी पड़ी, कंटेम्प्ट हो गया है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से 2 बारी फटकार लग चुकी है। मुख्यमंत्री जी खुद उनके एक कार्यक्रम कराते हैं, उसमें शामिल होते हैं, लड्डू खाते हैं बेशर्मों की तरह। ठीक है, और बिल्कुल, आज तक वो ठोकरे खा रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया। आप समझिए किस प्रकार की सरकार है। पंकज जी अपना क्लोजिंग कमेंट के तौर पर इसको कहिएगा, समय कम है हमारे पास। क्लोजिंग कमेंट के तौर पर पंकज जी कहिएगा, इसके बाद रविंद्र उमा जी ये सरकार की स्थिति बहुत खराब है और युवा भाग गया है। और अब यदि सरकार ने सही समय पर सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी नहीं करी तो आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के अंदर अभी सरकार की बुरी हालत हो जाएगा। ठीक है। रविंद्र वाल्मीकि जी किस तरीके से डिफेंड करेंगे, एक फाइनल कमेंट? देखिए, मैं युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों के राजनीतिक जो लाभ इसमें ढूंढना चाहते हैं उनके झांसे में ना आए। आप अपनी डिमांड को रखिए, सही जगह पे रखिए। माननीय धामी जी आपके साथ खड़े हैं, जिसने भी आपके साथ गलत किया वो निश्चित रूप से उसके जेल में होगी। ठीक है, जेल में होगा। उमा जी फाइनल कमेंट, किस तरीके से होगा, कैसे होगा? जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि युवा बच्चे हमारे सड़कों पर बैठे हुए हैं। धामी जी को एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वहां पर जाकर उन बच्चों से बात करना चाहिए, उनको दिलासा देना चाहिए, उनको भरोसा देना चाहिए और इस आंदोलन को एक पिता की तरह उनको, इन बच्चों को आंदोलन से हटाना चाहिए कि देखो मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ, मैं आपके अभिभावक के रूप में यहाँ पर हूँ, आप लोग धरना समाप्त कीजिए और मैं इसकी एसआईटी जांच कर मैंने दे दी है और जरूरत पड़ेगी तो मैं सीबीआई जांच दूंगा। आप दूर बैठकर टीवी के माध्यम से मत बोलिए। आप पिता हैं, आप अभिभावक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, अपने बच्चों के सामने जाइए, उन बच्चों को गले लगाकर आप ये बात कहिए। बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो इस तरीके से बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमा सिसोदिया जी, पंकज छेत्री जी, रविंद्र वाल्मीकि जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही था कि क्यों बेरोजगार युवा उत्तराखंड का लगातार सड़कों पर है और तीनों प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हों, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हों या फिर आम आदमी पार्टी की उमा सिसोदिया रही हों। सवाल यही है कि क्यों बेरोजगार सड़कों पर है, क्यों उन्हें घोषित किया जा रहा है एक तरीके से कि वो नक्सली हैं, जिहादी हैं, वो सनातन विरोधी है। यदि कोई अपनी मांग को किसी तरीके से कह रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई हिंसक प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जिस तरह से लद्दाख में हुआ, जिस तरह से नेपाल में हुआ, दूसरी जगहों में हुआ। शांतिपूर्वक तरीके से एक जगह पर बैठ करके वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार अगर इसमें उनकी मांग को मानती है तो इसमें सरकार का क्या जाता है? अगर सरकार उनकी मांग के ऊपर गंभीर विचार करती है तो भी कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये लोग नक्सली हैं, जिहादी हैं, सनातन विरोधी हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत वहां नियत में भी नजर आती है कि सरकार की नियत क्या है, सरकार कहना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है। दूसरी तरफ सरकार का अपना दावा है 25,000 26,000 रोजगार का, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल के पीछे डालने का। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये कि इन युवाओं की मांग कब तक मानेंगे, ये युवा कब तक बैठे रहेंगे यूं ही बेरोजगारों की तरह सड़कों पर। बाकी कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।